हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे जो वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है उसके बारे में। हमारा अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। अभी हम थ्योरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और जो आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है उन पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को लेके। तो आप पहले थ्योरेटिकल चीज़ों को समझो, क्योंकि अगर तब तक आपको थ्योरीज नहीं पता होगी किसी चैप्टर के बारे में तो क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो आइए देखो, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। आपको पता है कि साझेदारी ठहराव एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि साझेदारी है जो एक एग्रीमेंट होता है वो व्यक्तियों के बीच में होता है कि लाभ कमाने के लिए दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो उनके अगर उनके जो वर्तमान का जो ठहराव है अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजमेंट आया तो उनके बीच जो एग्रीमेंट है वो टूट जाता है। अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने या दो तीन फ्रेंड्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है और उन्होंने बोला है कि आप 1:2 में लाभ मिलेगा, आपको 1/3 में मिलेगा, यानी कि 4-5-3 ऐसे रेशियो बना के आपने अपने लाभों का बंटवारा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि आपका एक फ्रेंड्स आपको कहता है कि नहीं मुझे तो ज़्यादा लाभ चाहिए। तो जैसे ही आपका लाभ का हिस्सा चेंज होता है तो आपके बीच जो साझेदारी थी, जो ठहराव था, एग्रीमेंट था, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साझेदारी चालू रहती है। तो क्या होगा, इसी को आज हम डिस्कशन करेंगे कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, और यह किस तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यदि आपके जो वर्तमान साझेदार हैं अगर उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, हमारी जो जो ये फॉर्म है, ये जो साझेदारी फॉर्म है इसका दोबारा पुनर्गठन हो जाएगा। ठीक है, पुराना जो वो था एग्रीमेंट वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नया साझेदार के प्रवेश पर अगर कोई नया साझेदार प्रवेश ले रहा है हमारी साझेदारी के अंदर तो जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे, यह फर्म का पुनर्गठन कहलाएगा। वर्तमान साझेदार का अवकाश घटने पर, उदाहरण के लिए बबीता, गीता और सीता 1-2-3 लाभों में अनुपात में लाभ बांटते हैं। सीता 31 मार्च 2017 को फर्म से अवकाश ग्रहण करती है तो यहाँ फर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। साझेदार की मृत्यु, उदाहरण के लिए पी, क्यू और आर एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभों को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को आर की मृत्यु हो जाती है। पी तथा क्यू भविष्य में समान अनुपात में लाभ विभाजन का अनुपात करने का निर्णय करते हैं तो यहाँ भी फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। दो साझेदारी फर्मों का संविलियन, उदाहरण के लिए ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं, वे लाभों को 2-1 अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपना फर्म का सी तथा डी की फर्म के साथ संविलियन किया या नहीं, उनको मिला लिया अपनी फर्म के अंदर और अब वो क्या करेंगे, 3:1 में बांटेंगे। ए बी सी डी का नया अनुपात हो गया 2-1-3-1 निर्धारित किया गया है। एक तरफ तो ए तथा बी की फर्म का पुनर्गठन हुआ है, दूसरी तरफ सी तथा डी की फर्म का पुनर्गठन हुआ है, इसीलिए एक नई पुनर्गठित फर्म का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दो साझेदारी फर्मों का संविलियन। अब क्या है, अब दो साझेदारी फर्म है आपस में, अलग अलग फर्म है, वो आपस में मिल रही है और वो जो पहले अपने लाभ अनुपात को बांटते थे उन्होंने डिस्कशन किया है कि आगे आगे हम किस अनुपात में बांटेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। इसके बाद है कि लाभ, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। देखो, जो हमारे करंट के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। कभी कभी वर्तमान साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा परिवर्तन उनकी पूंजी अंशदान में परिवर्तन तथा फर्म के प्रबंध में किसी साझेदार के अधिक भाग लेने के कारण हो जाता है। या तो उनकी पूंजी में चेंजमेंट आएगा, उनकी पूंजी में जो शेयर है उसमें चेंज आएगा, या उनके जो फर्म का मैनेजमेंट है उसमें भाग लेने के कारण हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदार में किसी एक या अधिक साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर इस चेंजमेंट होगा तो जो हमारे पास जो हमारे साझेदार है उनके लाभ के हिस्सों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जबकि किसी एक साझेदार या एक से अधिक साझेदारों के हिस्से में क्या, कमी आ जाएगी। तो ऐसी दशा में साझेदारों के मध्य नियोजित व्यवहार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ख्याति, संपत्ति, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, संचय व संचित आवश्यक हानियों के लिए समायोजन किया जाए। वे समायोजन उसी प्रकार से हैं जैसे किसी साझेदार के प्रवेश अवकाश ग्रहण करने के समय किए जाते हैं।
ठीक है जी। अब बात करते हैं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय किए जाने वाले समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हमें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? देखो, सबसे पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, लाभ प्राप्ति अनुपात रेशियो निकालना पड़ेगा, उनकी गणना करनी पड़ेगी। उसके बाद लेखांकन के लिए ख्याति का लेखांकन करना पड़ेगा, यानी कि जो गुडविल है उसका लेखा अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। संचयों व संचित लाभों के लिए लेखांकन करना पड़ेगा। संपत्तियां दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन करना पड़ेगा। पूंजियों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, जब कभी किसी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो वर्तमान साझेदारों में से किसी एक अथवा अधिक साझेदारों को या अन्य अधिक साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने हिस्से का कुछ भाग त्याग करना होता है। लाभ विभाजन अनुपात में ऐसे हिस्से की कमी या त्याग के अनुपात को ही त्याग अनुपात कहा जाता है और इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखो, सबसे पहले त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि त्याग अनुपात की गणना उद्देश्य क्षतिपूर्ति वह राशि ज्ञात करना है जो लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को देगा। देखो, अब कोई पुराना साझेदार है और कोई नया साझेदार आ रहा है, तो वो उसको अपने हिस्से में से कुछ लाभों का हिस्सा देगा और इसी को हम क्या कहेंगे? त्याग अनुपात करेगा। अब क्या है कि जो नया साझेदार आ रहा है तो उसको लाभों में से हिस्सा दे रहे हैं, तो पुराने साझेदार अपना त्याग कर रहा है तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो इसके लिए वो क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा और वो अपने उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। ठीक है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है कि लाभ प्राप्ति अनुपात के परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान साझेदारों में से एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ व हिस्से का कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं। लाभ प्राप्ति के ऐसे अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। यानी कि क्या है कि कुछ नए साझेदारों से कुछ हिस्सा प्राप्त कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? गेनिंग रेशियो कहेंगे। कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। ए बी तथा फर्म के साझेदार हैं। ए बी एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 में बांटते। 1 अप्रैल 2017 को वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए और उनके परिवर्तन अनुपात के कारण लाभ प्राप्ति तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले उनका ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 था। ठीक है जी। न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। तो अब ए का और बी का निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले ए का कितना था? 2 बटे में टोटल कितना हो गया? 2/3। ठीक है जी। बी का निकालेंगे 1 और टोटल कितना हो गया? 3। ठीक है। अब वो उन्होंने नया रेशियो क्या निकाला है? उन्होंने न्यू रेशियो क्या लिया? क्या क्या किया उन्होंने? समान अनुपात में बांटेंगे। तो समान का मतलब 1:1, तो माइनस करेंगे 1 अनुपात बटे में टोटल जोड़ देंगे 2 माइनस एलसीएम आ गया हमारा 6 एलसीएम आने के बाद में तो क्या हो गया? हम इनको सोल्व करेंगे तो 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और माइनस 3, तो 1/6, यानी कि 1/6 आ गया। इसी तरीके से इसको करेंगे 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे आ गया 1/6। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो हमारा सेक्रीफाइस है वो हमारा 1/6 प्लस का है और जो हमारा बी का है वो माइनस का है। देखो, -3 में से 2 घट रहे हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया? 1/6 आ गया। तो जो माइनस का आएगा वो हमारा गेन का रहेगा और जो प्लस का आएगा वो हमारा क्या रहेगा? सैक्रिफाइस का रहेगा। ठीक है। इसके बाद है गुडविल। तो जैसा कि आपको पता है, गुडविल इसका अर्थ है प्रसिद्धि से। मान लीजिए कोई चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हम बोलते नहीं है कि यार उसकी चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, बाटा के जूते बहुत अच्छे हैं, या एडिडास के स्पोर्ट्स के जूते बहुत अच्छे हैं, या वो चीज़ें अच्छे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गुडविल के कारण होती है। एक रेपुटेशन होती है जो क्या है? अच्छी क्वालिटी के सामान देने पर या अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाने पर, या फिर क्या है कि अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देने पर, ये सारी चीज़ें तब प्राप्त होती है, गुडविल तब प्राप्त होती है। क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से संतुष्ट करोगे तो बार बार वो आपकी दुकानों पे आएंगे या आपके फर्म पे आएंगे, तो आपकी ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए ख्याति फर्म की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिसे उस व्यवसाय में लगी हुई फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ दर अर्जित करती है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। लॉर्ड एंडरसन के अनुसार
ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने कहा है कि ख्याति इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि अगर आप एक बार किसी दुकान पे चले गए और आपको उसको संतुष्ट कर दिया तो आप हर बार उसी दुकान पे जाओगे, ठीक है। और ख्याति संबंधों व प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। ख्याति एक आदर्श संपत्ति है। ख्याति आदर्श संपत्ति है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ये एक मूल्यवान संपत्ति है, यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है, क्योंकि अगर आपको कोई संतुष्ट करेगा तो बार बार आप उसी दुकान पे सामान लेने जाओगे। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। यद्यपि ख्याति डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, परंतु फिर भी मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिन व्यवसायों में अधिक लाभ होते हैं, सामान्य लाभ भी की तुलना में भी अधिक लाभ होते हैं, वहाँ ख्याति हमेशा ही आदर्शी संपत्ति के रूप में विद्यमान रहती है। लाभों में कमी के साथ ही इसके मूल्य में कमी आ जाती है, ठीक है। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है। यानी कि अगर हम संपूर्ण व्यवसाय को बेच रहे हैं तो ख्याति उसी समान हमारी मूल्यवान होती है, ठीक है। इसको हम अलग से नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ख्याति का सही सही मूल्य ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि यह एक आदर्श है और इसका सही सही मूल्य हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ख्याति की प्रकृति। ख्याति एक आदर्श संपत्ति है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसे देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जा सकता है। परंतु एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है, क्योंकि कृत्रिम संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं होता है। तो जबकि लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं में ख्याति का मूल्य होता है। ख्याति का विक्रय भी किया जाता है, परंतु ऐसा विक्रय संपूर्ण व्यवसाय के विक्रय के समय ही संभव है। ख्याति की उत्पत्ति व ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक देखो। सबसे पहले तो भाई आपको पता है यह इफेक्टेड होती रहती है इसको घटक। देखो, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि व्यवसाय सुविधाजनक स्थान या प्रमुख व्यापारिक केंद्र पर स्थित होगा तो ख्याति अधिक होगी, क्योंकि वहाँ ग्राहक आसानी से आ सकेंगे। प्रबंध की कुशलता, यानी कि व्यवसाय का संचालन अनुभवी योग्य दूरदर्शी प्रबंधकों के हाथ में होगा तो वहाँ पे लाभ निरंतर बढ़ते रहेंगे और ख्याति के मूल्य में भी वृद्धि होगी। व्यवसाय की अवधि, नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अधिक होगा, क्योंकि पुराने व्यवसाय के ग्राहकों की संख्या नए प्रारंभ हुए ग्राहकों की संख्या से ज़्यादा होती है, ठीक है। वस्तु की प्रकृति, व्यवसाय किसी प्रकार की वस्तु का व्यवहार कर रहा है या अति महत्वपूर्ण है। यदि व्यवसाय ऐसी वस्तुओं का कर रहा है जिनका प्रयोग नित्य प्रति जीवन यापन के लिए जरूरी है तो ऐसी वस्तुओं की मांग स्थिर रहेगी, ख्याति का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय किया जा रहा है जो जीवन यापन के लिए नहीं, फैशन की वस्तु, इनकी मांग स्थिर रहेगी, जिससे लाभों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और ख्याति का मूल्य भी कम होगा। लाइसेंस का होना भी एक जरूरी घटक है। एकाधिकार व अन्य, यदि किसी व्यवसाय का बाजार पर एकाधिकार है तो उसके लाभ में निश्चितता स्थिरता बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि इसे अन्य अधिकार जैसे पेटेंट, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट, अन्य छूट प्राप्त होती है तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा। जोखिम की मात्रा, यदि व्यवसाय में जोखिम अधिक है तो ख्याति का मूल्य कम होगा, क्योंकि लाभ में अनिश्चितता बनी रहेगी। यदि व्यवसाय में जोखिम कम है तो क्या होगा, इसका मूल्य अधिक होगा, क्योंकि लाभ में स्थिरता बनी रहेगी। लाभों की प्रवृत्ति, यदि किसी व्यवसाय के पिछले लाभों में लगातार बढ़ रहे हैं, अगर व्यापार लाभ अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी ख्याति अधिक होगी, परंतु लाभ कम हो रहे हैं तो अस्थिर प्रवृत्ति के हैं और ख्याति का मूल्य कम होगा। भविष्य में प्रतिस्पर्धा है तो व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा की मात्रा में होने वाली वृद्धि संभावना व्यवसाय की ख्याति कम होगी। पूंजी की मात्रा, यदि दो व्यवसाय की लाभ दर एक समान है तो जिस व्यवसाय में कम मात्रा में पूंजी विनियोजित है उसकी ख्याति अधिक होगी। ऐसे में व्यवसाय को विक्रय करते समय काफ़ी संख्या में क्रेता उपलब्ध हो जाएंगे। अन्य घटक, अच्छे उद्योगों से संबंध है तो भी ख्याति पर इफेक्ट पड़ेगा। अनुकूल सरकारी नियम है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। स्थिर राजनीतिक दशा है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। अनुसंधान विकास के प्रयास है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। बाजार प्रसिद्धि के लिए प्रभावी विज्ञापन है तो भी हमारी ख्याति पे इफेक्ट पड़ेगा। और वस्तु की किस्म की लोकप्रियता के कारण भी इफेक्ट पड़ेगा। ख्याति का वर्गीकरण, अब देखो दो वर्गों में ख्याति बांटी जा सकती है। देखो, क्रय की गई ख्याति, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति व अंतर्निहित ख्याति। क्रय की गई ख्याति वो है जब आप किसी व्यवसाय को खरीद रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी ख्याति को भी हम
खरीद लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यह व्यवसाय के क्रय के समय उत्पन्न होती है, वस्तुओं में इसका लेखांकन किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया है। इसे स्थिति विवरण में संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। इसके अधिक उपयोगी जीवन काल में अपलिखित किया जाता है। स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति व अंतर्निहित ख्याति, ऐसी ख्याति एक चालू व्यवसाय के उस व्यवसाय की अनेक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है, एक लंबे समय के दौरान व्यवसाय के अंदर ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार की ख्याति का सही मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति के विचार व दृष्टिकोण पर निर्भर रहना पड़ता है। लेखांकन प्रमाप 26 आदर्श संपत्तियों का लेखांकन पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इसका कारण इसके बदले में मुद्रा व मुद्रा के बराबर मूल्य नहीं चुकाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ये क्या कह रहा है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक नया साझेदार प्रवेश करता है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, फर्म बेची जाती है या फर्म का अन्य के साथ एकीकरण किया जाता है। इसकी विधियाँ है, क्योंकि भाई ख्याति का ठीक मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है, तो इसके लिए वो आपसी ठहराव पर निर्भर करता है। और इसकी विधि है, एक तो है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो ये हम आगे समझेंगे। आज हमारी वीडियो में इतना ही, हमसे बने रहिए। हम आपके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बिल्कुल अच्छे से कराएंगे, फिर हम इसके साथ थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा होने के बाद हम साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मेरे पास थोड़े गैजेट्स उपलब्ध नहीं है, वीडियो अच्छे से बन नहीं रही है। ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है।